नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चे किस तरह का प्ले मतलब किस तरह की गेम्स, किस तरह के खेल अक्सर खेलते हैं और उनके विकास में कैसे अलग अलग तरह के 11 प्ले एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, जो कि बच्चों के विकास में बेहद ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे एक तरह की प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ बच्चे कुछ दूसरे तरह की प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ प्ले हैं, एक तरह के प्रकार हैं खेलों के, गेम्स के, उनके प्ले के नेचर हैं, टाइप्स हैं, जो कि बच्चों के विकास में बेहद ज़रूरी होते हैं। ये सारे 11 तरह के प्ले के जो टाइप्स होते हैं, अगर बच्चा इन तरह से खेलता है, अपने को लाइफ में इंगेज करता है, अपने एनवायरनमेंट में खुद या अपने आसपास के लोगों के साथ अलग अलग प्ले एक्टिविटीज़ में अगर वो इंगेज होता है, तो उसका जो विकास है, उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो काफ़ी नॉर्मली होती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे जिनको की कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको इस तरह की प्ले एक्टिविटीज़ को समझकर उनमें इन्वॉल्व करने की, इंगेज करने की कोशिश करें, उनको सिखाएं, तो बच्चों की ना ही सिर्फ हेल्दी नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, साथ ही उनके अंदर बहुत सारी जो स्किल्स हैं जो कि लैक करती हैं, नहीं डेवलप हो पा रही हैं, वो भी डेवलप हो सकती हैं। तो ऐसे ही 11 तरह की प्ले एक्टिविटीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि दोनों तरह के बच्चों में ज़रूरी होती हैं। नॉर्मल बच्चों में भी जिनको किसी तरह की कोई डेवलपमेंटल या कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, और उन बच्चों में भी जिनमें किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर पाया जाता है, जैसे कि ऑटिज्म, एडीएचडी, लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या किसी और तरह की डेवलपमेंटल इश्यूज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेलना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसमें उनको मजा आता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये उनकी हेल्दी डेवलपमेंट का बहुत जरूरी पार्ट होता है। अलग अलग तरह की प्ले एक्टिविटीज में, मतलब अलग अलग तरह की गेम्स और अलग अलग तरह के खेलों में बच्चे कई तरह की स्किल्स, एबिलिटीज सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, जिसमें उनकी लैंग्वेज, सोशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई तरह की स्किल्स आती हैं और वो ग्रो कर जाती हैं। प्ले की सबसे अच्छी खासियत है कि उससे आने वाले जो बच्चों में बदलाव होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब वो डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। उसका जो असर है, प्ले से आने वाली स्किल्स, एबिलिटीज बच्चों में पूरे ग्रॉस डेवलपमेंट में उनका एक रोल होता है। वो एक के बाद एक ऐड होती जाती हैं, लाइफ के अलग अलग एरियाज में जनरलाइज हो जाती हैं। तो बच्चा जो चीज सिर्फ एक चीज खेलकर सीख रहा है, उसका इंपैक्ट बच्चे की ओवरऑल लाइफ के अंदर दिखाई देता है, मतलब अलग अलग एरियाज में भी उसको जनरलाइज होता हुआ उसकी हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं, जो कि बच्चा नेचुरली ग्रो करता है, नेचुरली डेवलप करता है। तो एक तरह का खेल अगर बच्चे को सिखाया जाए और उसमें बच्चे के दिमाग का कोई हिस्सा अगर विकसित होता है, तो बच्चे की दूसरी कई सारी एक्टिविटीज और स्किल्स में भी उसका असर देखने में आता है। तो इस तरह से प्ले जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब दिन ब दिन बच्चा ना ही सिर्फ खेलने में ज्यादा एफिशिएंट होता है, साथ ही साथ अपने लाइफ के दूसरे स्किल्स एरियाज में भी काफी एफिशिएंट होता जाता है। बहुत सिंपल सी प्ले एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए बच्चा बॉल उठा के फेंक रहा है और दूसरे बच्चे को दे रहा है, या कोई एडल्ट है जिसको वो दे रहा है, और आपस में कैच कैच बच्चे खेल रहे हैं, या टप्पा मार के भी किसी तरह से दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। तो ऐसे में ये छोटी सी एक्टिविटी काफी सारे स्किल्स डेवलप करती है। जैसे सबसे पहले बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, उसी के साथ बच्चे की जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप होती है। बच्चे में प्रोप्रायोसेप्शन की एबिलिटी, मतलब अपने बॉडी को स्पेस में, अपने बॉडी की जो अवेयरनेस है वो बच्चे की डेवलप होती है। और इसी के साथ अगर बच्चा थोड़ा सा बॉल को स्पिन करना सीख जाए तो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। और इसी के साथ बच्चे को टर्न्स लेना आता है कि एक के बाद दूसरे की बारी आएगी, फिर मेरी बारी आएगी, तो बच्चा रूल्स सीखता है, एक तरह के डिसिप्लिन में बंधना सीखता है, और दूसरों के साथ कोऑपरेटिव वे में कैसे कोई एक्टिविटी की जाती है, कुछ खेला जाता है, ये भी सीखता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी की बॉल फेंक रहे हैं, बॉल को कैच कर रहे हैं, बॉल को पकड़ रहे हैं, कैच ना भी कर पाए बच्चा, तो भी इस छोटी सी एक्टिविटी से भी बच्चे के अंदर कितनी सारी स्किल्स और एबिलिटीज का विकास होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह से हम दूसरी प्ले एक्टिविटीज को अगर समझने लगें और उनके बेनिफिट्स को अगर देखने लगें, तो ना जाने कितनी कितनी एबिलिटीज बच्चों की सिर्फ खेलने से ही डेवलप हो सकती हैं, जिसके लिए बच्चे को सिर्फ एकेडमिक स्किल्स ग्रो कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एकेडमिक स्किल्स से नहीं, और दूसरी प्ले एक्टिविटीज से बच्चे की ओवरऑल फंक्शनिंग, ओवरऑल स्किल्स डेवलप होती हैं। मिल्ड्रेड पार्टन, जो कि एक
सोशियोलॉजिस्ट थी, उन्होंने पहली बार प्ले के बेनिफिट्स बच्चों में बताए थे। मतलब उन्होंने रिसर्च से बताया था कि कैसे प्ले एक्टिविटीज की मदद से बच्चों में बहुत सारे बेनिफिट आते हैं। वैसे तो प्ले के जो फायदे हैं वो तो सदियों से पता है, पर इसको साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने जब पढ़ना शुरू किया और इसको कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स में जब इसको देखना, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उन्होंने इसके कुछ बेनिफिट्स देखे जो कि बच्चों में क्लियरली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और उन फायदों को बढ़ाया जा सकता है। तो साइंटिफिक स्टडी के मामले में मिलड्रेड पार्टन ने पहली बार प्ले के कई सारे बेनिफिट्स बताए और ऐसे में उन्होंने 6 अलग अलग तरह के प्ले एक्टिविटीज बताई जो कि बच्चे अक्सर दिखाते हैं, अक्सर वो खेलते हुए पाए जाते हैं ऐसे, और जो कि उनके ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में यूजफुल होती हैं। ये सभी जो स्टेजेस होते हैं या ये जो सभी जो टाइप्स कह सकते हो आप या स्टेजेस कह सकते हो, ये बच्चे के एज, बच्चे के मूड, बच्चे के सोशल सेटिंग, बच्चे के कई सारे दूसरे जो एनवायरनमेंट है, चैलेंजेस हैं, जिस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सा स्टेज जो है प्ले का या कौन सा टाइप है जो प्ले का वो ज्यादा शो करेगा, उसको ज्यादा खेलेगा। साथ ही साथ हर अलग अलग स्टेज पे हर अलग अलग टाइप ऑफ प्ले जो है उसमें बच्चा कुछ अलग एबिलिटीज और स्किल्स डेवलप करता है। तो ये सारा जो पूरा जो प्ले के अराउंड जो पूरी जो साइकोलॉजी थी, साइंस थी, वो इन्होंने पहली बार बताई। तो इन्होंने जो 6 टाइप के जो प्ले बताए थे या स्टेजेस बताए थे वो होते हैं, पहला होता है अनऑक्यूपाइड प्ले, फिर होता है सॉलिटरी प्ले मतलब इंडिपेंडेंट प्ले, फिर आता है ऑनलुकर प्ले, फिर आता है पैरेलल प्ले, फिर आता है एसोसिएटिव प्ले और एक और स्टेज आता है कोऑपरेटिव प्ले। ये अलग अलग टाइप के जो प्ले एक्टिविटीज हैं ये बच्चे अक्सर दिखाते हैं। इन 6 अलग अलग टाइप्स ऑफ प्ले के अलावा 5 और ऐसे प्ले के टाइप हैं जो कि बाद में और दूसरे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किए और इस तरह से 11 अलग अलग तरह की प्ले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इनको स्टेजेस भी बोला जा सकता है, पर आमतौर पे ये स्टेजेस की तरह इतने इजीली क्लियरली एग्जिस्ट नहीं करते। इतना क्लियरली हम डिस्टिंक्ट वे में इनको स्टेजेस की तरह नहीं पाते। अक्सर कई सारी अलग अलग प्ले एक्टिविटीज बच्चा एक ही टाइम पर खेलता हुआ पाया जाता है। रिसर्चेस ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बच्चा स्टेजेस के हिसाब से खेलेगा, मतलब एक स्टेज पे पहले एक टाइप की प्ले एक्टिविटी खेलेगा, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पुराना वाला छोड़ देगा और नया टाइप का प्ले डेवलप करेगा या उसमें ज्यादा इंगेज होगा। ऐसा नहीं है। अक्सर बच्चे कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले एक्टिविटीज में एक ही टाइम पर इन्वॉल्व, इंगेज होते हुए पाए जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा इन 11 टाइप्स ऑफ प्ले एक्टिविटीज के बारे में, ये क्या होती हैं, कैसी होती हैं और इनके क्या फायदे होते हैं। तो पहला आता है अनऑक्यूपाइड प्ले। ये पहला स्टेज कहा जा सकता है और ये बच्चे के पहले से तीसरे महीने तक की एज में देखा जाता है। ये जो प्ले है ये एक्चुअल में प्ले की तरह दिखाई नहीं देता, बच्चा कुछ एक्चुअल में खेल नहीं रहा होता। तो ये जो प्ले है इसको कैसे साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि बच्चा जब अपने एनवायरनमेंट के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, मूवमेंट्स दिखाता है, हाथ पैर चलाता है, कुछ भी मुंह से आवाजें निकाल सकता है, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसा देखने में आता है कि बच्चा ये सब करने में एंजॉय कर रहा है, इसीलिए इसको प्ले कहा गया है। मतलब कि जैसे बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसे दिख रहा है, जो भी उसके बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको वो एक्सप्लोर करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो इसे हम प्ले कह देते हैं। और क्योंकि इसके अंदर कोई और पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसे अनऑक्यूपाइड प्ले कहा जाता है। बिना ऑक्यूपाई हुए, बिना किसी चीज में इन्वॉल्व हुए खेलना। इसी से फ्यूचर में प्ले को एक्सप्लोर करने की जो नींव है वो रखी जाती है। पेरेंट्स को इस तरह की प्ले एक्टिविटीज को एंकरेज करने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चा नॉर्मली, नेचुरली अपने आप दिखाता ही है। ये इंस्टिंक्चुअल होता है, अपने आप बच्चों में निकल के आता है, दिखाई देता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को जो भी उसके बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स हैं उसके लिए अलाउ किया जाए। जो बच्चा कर रहा है वो करता रहे। हाँ, जिन बच्चों में किसी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी, उसमें अक्सर देखा जाएगा कि बच्चे शुरू के कुछ महीनों में बिल्कुल भी ज्यादा अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ऐसे में बच्चों को अर्ली स्टिमुलेशन के तौर पे कुछ ऐसे ध्यान खींचने वाली चीजें दिखाई जा सकती हैं, ऑब्जर्व कराई जा सकती हैं, जिसपे कि बच्चा किसी भी तरीके के सेंस की मदद से रिस्पॉन्स दे, चाहे वो ऑडिटरी हो, विजुअल हो या टैक्टाइल हो। तो ऐसे में अर्ली स्टिमुलेशन उन बच्चों में हेल्पफुल होता है जिसमें कि बच्चे डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। तो उस केस में हम बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि बच्चा उसको एंजॉय करे और अलग अलग तरह से उसको एक्सप्लोर कर पाए। दूसरा टाइप ऑफ प्ले होता है सॉलिटरी प्ले।
इंडिपेंडेंट प्ले, इसका मतलब साफ है, नाम से ही पता चलता है बच्चा अपने आप ही खेल रहा है, अपने आप खेल खेल कर ही एंजॉय कर रहा है। इस तरह के प्ले में बच्चा खुद ही को एंटरटेन कर रहा होता है, खुद ही के साथ एंजॉय कर रहा होता है, और ये बहुत जरूरी है जिससे कि बच्चा फ्यूचर में सेल्फ सफिशिएंट बने, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए जरूरी है कि बच्चा खुद की कंपनी को एंजॉय करना जानता हो। इसलिए ये बहुत एसेंशियल टाइप ऑफ प्ले माना जाता है। जब एक बार बच्चा 3, 4, 6 महीने की उम्र में आकर चीजों को ग्रैस्प करने लगता है, पकड़ने लगता है, चीजों को थोड़ा सा अपने आसपास अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो ये एक तरह का उसका इंडिपेंडेंट प्ले है जिसे वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो एनवायरनमेंट के साथ बच्चे का अप्रोच करना, इंटरेक्ट करना, ये सॉलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले का पार्ट होता है। इस तरह का प्ले के लिए जो बच्चे अक्सर टॉयज का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आसपास की कोई भी चीज हो सकती है या उसे प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं, जिसमें स्टफ टॉयज हो सकते हैं, रैटल हो सकता है, ब्लॉक्स हो सकते हैं, छोटे छोटे टॉय के जो फिगर्स होती हैं जैसे सुपर हीरो वाली वो हो सकती हैं, बार्बी डॉल टाइप के टॉयज हो सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, पुश टॉयज हो सकते हैं जिनको दबाकर वो आवाज करते हैं या किसी तरह से बाहर निकलते हैं, कुछ भी ऐसे टॉयज जिससे कि बच्चा जस्ट उनको बहुत सिंपल तरीके से खेलकर एक्सप्लोर करे। वैसे तो सभी टाइप के बच्चे इंडिपेंडेंटली प्ले करते हैं, पर 2-3 साल की उम्र तक आते आते बच्चों में बहुत ज्यादा ये दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट प्ले की एक्टिविटीज को। इसका एक ये भी रीजन होता है कि अक्सर 1.5, 2, 3 साल के बच्चे बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा उनकी ग्रो नहीं की होती, जस्ट उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही हो रही होती है। तो ऐसे में बच्चे पर्सनली खुद ही इंडिपेंडेंटली ही खेलने की ज्यादा कोशिश करते हैं, उसी में ज्यादा इंगेज और इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए शेयरिंग, कोऑपरेटिव गेम्स खेलने के स्टेज पर अभी बच्चे पहुंचे ही नहीं हैं। पर कुछ बच्चे जो कि थोड़े शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, उनमें अक्सर देखा जाता है कि वो बड़ी उम्र तक भी, मतलब बच्चा एडोलेसेंट हो जाए, टीनेजर हो जाए, तब भी वो इंडिपेंडेंट प्ले को अक्सर एंजॉय करता है। और साथ ही ये भी देखा जाता है कि कुछ बच्चे जब सोशल प्ले या किसी तरह से अपने एनवायरनमेंट में दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आदत भी अगर डेवलप कर लें तो भी वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट प्ले में एंगेज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, ज्यादा वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, ज्यादा चीजों के साथ फन एंटरटेनमेंट कर पाते हैं। खासकर कि जो बच्चे बहुत ही मैकेनिकल गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो अपने में ही बिजी रहकर खेलना एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। तीसरा टाइप का प्ले हुआ ऑन लुकर प्ले। इसमें क्या है, बच्चा एक ऑन लुकर की तरह, मतलब एक दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखता है और एंजॉय करता है, पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। इनफैक्ट इसमें बच्चा बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट्स होते हैं घर में या बड़े बच्चे होते हैं, उनको भी देख देख कर एंजॉय करता है, वो भी उसको खेल लगता है। ये वाला भी प्ले जो होता है वो 2 से 3 साल के बच्चों में कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि बच्चे की अभी वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्किल्स अभी डेवलप हो रही हैं, तो ऐसे में बच्चा दूसरों को खेलता हुआ देखना ज्यादा पसंद करता है, बजाय कि बोलकर कम्युनिकेट करके इन्वॉल्व होने की बजाय। तो इसलिए ये प्ले भी 2-3 साल टॉडलर की एज तक दिखाई देता है। इस तरह की प्ले एक्टिविटीज को कई बार पेरेंट्स बच्चे की शाइनेस या बच्चे का लैक ऑफ इनिशिएटिव इस तरह से देखते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे को ज्यादा पुश करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो दूसरों के साथ खेले। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा या कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा ऑन लुकर प्ले, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला प्ले खेल रहा है, उसको हम खेलना भी कहेंगे, अगर वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जबरदस्ती ना करें कि वो खेले, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चा सिर्फ देख देख कर, ऑब्जर्व करके ही एंजॉय कर रहा है। वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देखकर उसको एंटरटेनमेंट मिलता है, उसको अच्छा लगता है। इसी तरह की जो आदत होती है वो बड़ी उम्र में जाके तब भी दिखाई देती है जब लोग टीवी पर या किसी स्टेडियम में दूसरे लोगों को खेलता हुआ देखते हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं अपने को हिस्सा भी मानते हैं और एंजॉय करते हैं। तो स्पोर्ट्स मैच देखना वो भी एक तरीके का ऑनलुकर प्ले होता है जिसमें ऑब्जर्व करके एंजॉय किया जाता है। तो उसी तरह से ये वाला प्ले भी जो होता है ये बच्चों के मेंटल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इमोशनल हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी होता है। देखने से, ऑब्जर्व करने से बच्चा कहीं ना कहीं अपना एक मेंटल मॉडल क्रिएट कर रहा होता है, वो रूल्स समझ रहा होता है, दूसरों के तौर तरीके देख रहा होता है, या किसी तरह से अपने को प्रिपेयर कर रहा होता है कि अगर मैं खेलूंगा या खेलूंगी तो किस तरह से खेलूंगा। तो बच्चा किसी ना किसी तरह से अपने दिमाग में एक तरह की रिहर्सल भी कर रहा होता है, अपने को दूसरों की जगह रखकर देख रहा होता है। इसलिए ये बहुत एसेंशियल टाइप ऑफ प्ले है।
ऑनलुकर प्ले के टाइम पर अक्सर यह भी देखने में आता है कि बच्चे जब दूसरों को खेलते हुए देख रहे होते हैं तो वो अक्सर कुछ ना कुछ बोलते भी हैं, कुछ एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं, एक तरह की जैसे कमेंट्री दे रहे हैं। ऐसे में एक्चुअली ये बच्चों को या तो कॉपी कर रहे होते हैं या फिर वो जस्ट अपनी नॉलेज या अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे होते हैं कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब जरूरी होता है। तीसरा टाइप ऑफ प्ले आता है पैरेलल प्ले। ये प्ले भी थोड़ा थोड़ा ऑनलुकर प्ले जैसा होता है पर पूरी तरह से वैसा नहीं होता। इसमें अगर आप देखेंगे कि 2-3 साल के 4 साल के बच्चों को अगर आप एक रूम में रख दें और उनको टॉयज दे दें तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं और फिर भी अपने टॉय के साथ खेले जा रहे हैं। वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वो खुद भी खेल रहे हैं। तो इसको पैरेलल प्ले कहा जाता है कि वो इंगेज नहीं हो रहे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे दूसरे बच्चों के साथ। वो ये नहीं देख रहे कि दूसरा कैसे खेल रहा है तो हम भी उसके साथ जाके खेलें। वो दूसरे को खेलता हुआ देखते हैं, खुद भी उसको किसी तरह से कॉपी करते हैं, खुद भी खेल रहे हैं, दूसरा भी खेल रहा है। भले ही वो उसको कॉपी ना भी करें पर फिर भी वो बस अपनी प्ले एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। ये पैरेलल प्ले कहा जाता है। और देखा जाता है कि बच्चे दूसरे बच्चे को देखते हुए इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी भी शो कर रहे हैं पर उधर जा नहीं रहे, वो बस खुद ही खेलना चाहते हैं। तो ये बड़ा अजीब टाइप का प्ले है बट इसको भी काफी सिग्निफिकेंट तौर पे देखा जाता है। सारे बच्चे कभी ना कभी पैरेलल प्ले का बिहेवियर शो करते हैं। जैसा कि बताया, ये वाला जो प्ले है ये भी 2-3 साल की उम्र के आसपास बच्चों में डेवलप हो जाता है, जब बच्चों में बहुत ज्यादा सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं। और जैसा कि ऑनलुकर प्ले में होता है, इसमें भी बच्चे एक दूसरे को देखकर काफी कुछ सीख रहे होते हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही वो सीख रहे होते हैं। इसलिए अक्सर लगेगा खेल तो वो खुद रहे हैं पर थोड़ी देर के लिए आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि शायद बच्चे एक दूसरे की नकल भी कर रहे हैं। हो सकता है उनका अपने टॉय के साथ खेलने का एक तरीका हो, पर जब दो बच्चे आपस में आमने सामने एक दूसरे के साथ पैरेलल प्ले में एंगेज्ड होते हैं तो वो एक दूसरे को कॉपी करने लगते हैं और एक दूसरे के स्किल्स और तरीके को सीखने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों की लर्निंग में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है पैरेलल प्ले। नेक्स्ट, 5वां टाइप का प्ले होता है एसोसिएटिव प्ले। अब आप देखेंगे कि कैसे सॉलिटरी प्ले, ऑनलुकर प्ले, पैरेलल प्ले और फिर नेक्स्ट स्टेज आया एसोसिएटिव प्ले का। सारे जो पिछले स्टेजेस हैं वो अगले स्टेज के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं। तो एसोसिएटिव प्ले में क्या है, अब एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ता है बच्चा। यहां पर बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं पर फिर भी वो अपने में ही खेलते हैं, अपने ही तरीके से खेल रहे होते हैं। ये भी एक तरह का पैरेलल प्ले है पर इसमें ऑनलुकर प्ले वाला जो हैबिट है, बिहेवियर है, वो तो खत्म हो जाता है। सिर्फ ऑब्जर्व करने की आदत खत्म हो जाती है पर बच्चे किसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं। पर इंटरेक्ट करते हुए भी वो बात तो करते हैं एक दूसरे से पर खेलते अपने तरीके से हैं, खेलते अपने हिसाब से हैं, अपनी प्ले एक्टिविटी में ही इंगेज रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली गेम खेलते हैं या किसी भी तरह से जैसे मिट्टी का कुछ मकान या कुछ बनाते हैं, कोई भी ऐसी बिल्डिंग टाइप की गेम्स खेलते हैं जो कि 3-4 साल के बच्चे अक्सर देखे जाते हैं खेलते हुए। और ये 3 साल की उम्र में ही ये प्ले एक्टिविटीज देखी जाती हैं जब बच्चे में कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट हो रही है। तो अक्सर आप पाएंगे कि बच्चे ब्लॉक्स तो बना रहे हैं या जो भी चीज वो बनाने की गेम खेल रहे हैं वो बिल्ड तो कर रहे हैं, उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नहीं खेल रहे, एक दूसरे की प्ले एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, कंट्रीब्यूट अपने बिल्डिंग में ही कर रहे हैं। मतलब जो खुद कर रहे हैं करेंगे वही, बस एक दूसरे से बात करते रहेंगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहेंगे, कमेंट्री पास करते रहेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। कम्युनिकेशन शुरू हो गई पर प्ले में अभी एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट शुरू नहीं हुई, कोऑपरेशन शुरू नहीं हुई। मतलब दूसरे की प्ले एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ना दूसरा उनकी प्ले एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहां एक लेवल बढ़ गया पैरेलल प्ले से पर पूरी तरह से कोऑपरेटिव प्ले नहीं रहा। इसमें क्या खास चीजें देखने में आती हैं, पहला तो यह कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बच्चे दूसरे के साथ किसी तरह से सोशलाइज कर पा रहे हैं, टर्न्स लेने की आदत हो जाती है। मतलब बच्चे खेल तो रहे हैं किसी एक्टिविटी में पर दूसरे को पहले खेलता हुआ देखते हैं फिर खुद खेलते हैं, तो टर्न्स लेते रहते हैं इसमें अक्सर वो। और थोड़ा बहुत बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप होती है क्योंकि अक्सर बच्चे कहीं ना कहीं एक ही एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं पर वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरह से दे रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेज से अगले स्टेज पर बढ़ रहे हैं, कि थोड़ा सा एक बच्चे ने अपना बना लिया, थोड़ा सा दूसरे ने अपना बना लिया इंडिपेंडेंटली, पर
पूरा ओवरऑल जो प्ले एक्टिविटी में कुछ बड़ा बन के निकला, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही है, थोड़ा बहुत कोऑपरेशन भी दिखेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट सब इसमें देखने में मिलेगी। ये ऐसा प्ले है जिसमें कि बच्चे पहली बार फ्रेंडशिप्स बनाना सीखते हैं, और अक्सर ये 4-5 साल तक की उम्र तक आते आते ये वाला जो प्ले होता है ये करीब करीब खत्म हो जाता है। छठा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑपरेटिव प्ले। ये ऐसा एक टाइप है, स्टेज है प्ले का, जहां पिछले सारे स्टेजेस आपस में आके कल्मिनेट करते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं, और बच्चा कोऑपरेटिवली सोशली खेलना शुरू करता है। काफी मैच्योर फॉर्म ऑफ प्ले एक्टिविटी या प्ले की स्किल्स वो डेवलप कर लेता है, और जिसे हम कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, वो वाला बच्चे का नेचर डेवलप होता है, स्टेज डेवलप हो जाता है। 4-5 साल की उम्र में ज्यादा देखने में आता है। 5 साल के बाद बहुत कॉमनली और करीब करीब यही वाली प्ले एक्टिविटीज देखने में आती हैं। कभी कभी ये वाला जो प्ले है वो थोड़े यंग बच्चों में, 3 या 2 साल के बच्चों में भी देखने में आ सकता है, स्पेशली तब जब उनके आसपास ज्यादा बच्चे हों या उनके घर में बड़े सिबलिंग्स हों, कजन हों, तो अक्सर ये वाला प्ले 3 साल की उम्र में भी देखने में मिल सकता है। पर अपने आप इनिशिएटिव आकर, अपने आप बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं प्ले में, कोऑपरेटिव प्ले में, तो वो 5-6 साल की उम्र के बाद ही रेगुलरली ज्यादा दिखाई देता है, और ऐसे में पिछले जो स्टेजेस हैं प्ले के वो करीब करीब खत्म हो चुके होते हैं। इसमें वो सारे सोशल स्किल्स जो कि जरूरी होते हैं बच्चे के लिए, वो सब करीब करीब डेवलप हो चुके होते हैं, या कहीं कि वो दिखाई देते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टर्न्स लेना, रूल्स को फॉलो करना, सोशलाइजेशन, हर तरीके की स्किल्स जो बच्चों के लिए जरूरी होती है किसी टीम के तौर पे काम करने में, वो इसमें देखी जाती है। तो टीम के तौर पे काम करना बच्चे पहली बार कोऑपरेटिव प्ले में ही शुरू करते हैं, उसी में सीखते हैं। तो अब तक जो भी बात की वो आप देखेंगे कि सारे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले थे, ये कैसे स्टेजेस ऑफ प्ले की तरह काम करते हैं। मतलब एक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके धीरे 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 ये छठा स्टेज आता है, जिसमें करीब करीब पिछले सारे स्टेजेस खत्म हो जाते हैं। हालांकि पैरेलल दिखेंगे कि कुछ बच्चे अलग अलग टाइप के प्ले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चे का नेचर, मूड, बड़ी सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। पर कोऑपरेटिव प्ले का ये लेवल जब आ जाता है तो बच्चे ज्यादातर कोऑपरेट करके, सोशलाइज करके खेलना ही पसंद करते हैं। पजल्स को सॉल्व करना, बिल्डिंग गेम्स खेलना, बोर्ड गेम्स खेलना, लूडो या सांप सीढ़ी की तरह कैरम बोर्ड वगैरह की गेम्स हो गई, ताश जैसी गेम्स बच्चे खेलते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स टाइप की गेम्स खेलना शुरू करते हैं, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट टाइप की गेम्स खेलेंगे बच्चे। तो इस तरह से बड़े सारे अलग अलग टाइप के जो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज हैं वो बच्चा करना शुरू करता है। बच्चे का पहला सोशलाइजेशन का जो स्टेज है वो यहां से सेट हो जाता है, जो कि प्ले की फॉर्म में ही सेट होता है। प्ले मतलब खेलने से ही बच्चे की सोशलाइजेशन शुरू होती है, और उसी से बच्चा फन, एंटरटेनमेंट और लर्निंग की तरफ अप्रोच करता है, उसको एंजॉय करता है। तो सीखने की शुरुआत, सोशलाइजेशन की शुरुआत सब खेलने से होती है। बाकी के 5 टाइप्स ऑफ प्ले मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि इस वीडियो का आगे का सेकंड पार्ट होगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और काम आएगी और कुछ इंसाइट्स मिलेंगी। ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।